ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे पर हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। जी हां श्रोताओं, इसलिए इसी उम्मीद का दामन थामे हम आपसे कह रहे हैं कि इस समय जबकि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNGP अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। डॉक्टर नरेश, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी और नमस्कार श्रोतागण। तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप मुझे बुलाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारा भी ये सौभाग्य है कि आप जैसे लोग जब हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देते हैं तो उन्हें भी नित्य नई नई जानकारी मिलती है, उनकी शंकाओं का निवारण होता है। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश, कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ आंकड़ों से करते हैं। देश में अगर हम देखें तो कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहुत जल्दी 60% पर पहुंचने वाली है। स्वस्थ होने की जो मौजूदा दर है वो 59.52% है और पिछले 24 घंटे में 11,881 रोगी ठीक हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है, 3,59,000 से अधिक हो गई है और करीब हम देखें तो अगर प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा रोगी इससे ठीक हो जाते हैं। तो आप इन आंकड़ों को देखकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो आंकड़े अपने आप में ही बोल रहे हैं और इस आंकड़े को देख के आप ये नहीं कहेंगे कि जो कोरोना की जो कोविड की महामारी थी जी, उसमें ज्यादातर लोग जीत के बाहर आ रहे हैं, जिंदा होके बाहर आ रहे हैं। और इसीलिए आज सरकार ने प्रोग्राम करा है कि जो जिंदा होके बाहर आ रहे हैं जी, वो अब दूसरे को भी जिंदा होने में मदद करें, जिसके लिए कि प्लाज्मा बैंक बनाया गया है जी। वो भी शायद इसी का असर होगा कि जब इतने सारे लोग स्वस्थ हो रहे हैं कोरोना से, तो दूसरे जो बचे हुए लोग हैं जो कि सीरियस हैं उनको भी मदद करें इस बैंक के द्वारा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 60% लोग जो हैं स्वस्थ होके और सर्टिफिकेट लेके बाहर आ रहे हैं और उनको मौका मिल रहा है कि बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी मदद दे सके। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा आज प्लाज्मा के बारे में, दिल्ली के जो ILBS अस्पताल है वहां पे देश का पहला प्लाज्मा बैंक आज से शुरू हो गया है और दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि कोरोना से 14 दिन पहले ठीक हो चुके जो भी 18 से 60 साल के स्वस्थ लोग जो हैं वो अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो डायबिटीज हैं या गंभीर बीमारी वाले लोग हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। और यहाँ पे आपने चूंकि इसका जिक्र किया है तो अपने श्रोताओं को एक हेल्पलाइन नंबर बता देते हैं। 1031 है ये हेल्पलाइन नंबर, या 8800007722। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आपसे थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी चाहेंगे। ये प्लाज्मा बैंक की जी, देखिए, ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जो ठीक समय पे आया है, क्योंकि जो आज जैसा आपने जिक्र करा था, अगर हमारे 60% लोग इम्प्रूव कर रहे हैं तो उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो प्लाज्मा दें। अब प्लाज्मा का क्या पर्पज है? जी, जब भी जैसे
कोविड की तरह से इन्फेक्शन आती है तो वो एक काम करती है, वो शरीर में एक तरह की आर्मी बना के छोड़ के जाती है जी, जिसको कि हम प्रोटीन्स कहते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अलावा कुछ और ऐसे तरह के स्पेशलाइज्ड सेल भी होते हैं, जैसे हमारे टैंक होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, तो ऐसे टी सेल्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं, सफेद कण, वो सब जो है उसमें मदद करते हैं। तो इसमें से जो प्रोटीन वाले तत्व हैं उसको ये देखा गया है शुरू में कि अगर हम सीरियस मरीजों को वो दें तो शायद उनको फायदा आ सकता है, क्योंकि ये ही एक तरीका है जो कि दुनिया भर में ट्राई करा जा रहा है और उसकी वजह से फायदा देखने को मिलता है। तो ये सोचा गया कि एक अगर बैंक बनाएंगे, ILBS में बनाया है, जहाँ पे कि डॉक्टर शिव सरीन है, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका सेंटर बड़ा अच्छा है, तो वहां पे ये बनाया गया कि बैंक बना दिया है। अब उसमें ये लोग आगे आए, जो लोग ठीक हो गए हैं, और थोड़ा सा प्लाज्मा दे दें। देखिए, जो खून देते हैं ब्लड डोनेशन, ये ब्लड डोनेशन का तरह नहीं है, ये ब्लड डोनेशन से बहुत हल्का है। ब्लड डोनेशन में लाल कण भी लेते हैं, सफेद कण भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं जी। इसमें सिर्फ पानी का जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो हिस्सा लेते हैं, और वो भी बड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं, और उससे कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। जैसा आपने कहा कि उसमें देखते हैं कि गर्भवती नहीं है, बहुत बीमारी वाले नहीं है, कैंसर वाले नहीं है, वो सब देख लेते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जिसको देना है वो इन नंबर पे संपर्क करे, उसको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और अगर वो ऐसा करेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने इसमें मदद करी है लोगों की। तब इस ब्लड प्लाज्मा बैंक की जो सक्सेस है वो इसके ऊपर निर्भर करेगी कि उसमें कितने लोग आके प्लाज्मा अपना जमा कराते हैं। जो वो जमा कराएंगे वो फिर किसी भी इंसान को कहीं पे भी इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है। और इसके लिए बाकी लोग भी पहल कर रहे हैं। पहले भी कुछ ऐप्स आई थी, और अभी मेरे को पता IIT वालों ने भी ऐप्स बनाई हैं जिसमें कि जो लोग ठीक हो जाते हैं वो उसमें अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, और बाकी लोग जो बीमार हैं, जो ढूंढ रहे हैं कि हम प्लाज्मा कहाँ से लाएं, वो उस पर अप्रोच कर सकते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है कि हर किसी का प्लाज्मा हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जैसे खून की क्रॉस मैचिंग करते हैं प्लाज्मा की भी मैचिंग करी जाती है और उसके बाद ही दिया जाता है। तो टेस्टिंग भी करी जाती है पहले, और फिर मैचिंग करी जाती है, उसके बाद दिया जाता है। तो हर कोई अपना ब्लड ग्रुप ध्यान में रखे अपना, और वो ठीक हो गया, उसके बाद 2 हफ्ते गुजर गए हैं, वो संपर्क करे, और किसी के काम आ सके, इससे बेहतर क्या हो सके। जी बिल्कुल, ये जीवन किसी के काम आ सके तो इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक हम रणनीति की बात करेंगे, जैसे कि सरकार ने इस समय टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट, ये 3 जो मेन बिंदु हैं, इनके ऊपर इस समय बहुत ज्यादा काम कर रही है। और अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो धीरे धीरे हम 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 90 लाख के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं, और प्रयोगशालाओं का भी नेटवर्क बढ़ रहा है। और जैसा कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में बैठक की है, और उन्होंने भी रैपिड जो एंटीजन टेस्ट किट है इसको यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो टेस्टिंग है इतने वाइड स्केल पे क्यों जरूरी है, और इसके किस तरीके से परिणाम आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बीमारी एक तरह से फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान को, और वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का जरूरी नहीं है कि वो इंसान खांसे या छींके या बलगम निकाले या खकारे उससे आए। ज्यादा जोर से चिल्लाने से, बात करने से, गाने से, आमतौर की भाषा उसमें बात करने में भी वो फैल सकती है जी। तो अगर वो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, तो अगर किसी इंसान को या उसके आसपास 10-20 लोग हैं, उनको अगर वो फैल सकती है, तो ये जानना जरूरी है कि वो इंसान ग्रस्त है कोविड से कि नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जब कोविड की बीमारी होती है, उसमें तकरीबन आधे लोग 40 से 50% तक उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होती है उस समय जब उनके टेस्ट होते हैं, लेकिन वो संक्रमण दे सकते हैं दूसरे को। उनके गले से वायरस निकल रहा है,
उनके श्वास के द्वारा वायरस बाहर आ रहा है। तो ये टेस्ट के द्वारा ही पता चल सकता है कि वो एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक है, मतलब कि अभी कोई लक्षण नहीं आए हैं या नहीं आएंगे, दोनों कैटेगरीज में। और जिनको लक्षण है वो तो निकालेंगे ही, और वो शायद ज्यादा समय तक निकालेंगे। तो इन सब का फैसला करना कि हम ये देख लें कि ये इंसान को बीमारी से ग्रस्त है, इससे हम दूसरों को बचाएं। इसके साथ में एक चीज और जुड़ी रहती है कि अगर हमने किसी को पता करा कि वो ग्रस्त है, चाहे वो लक्षण वाला है चाहे बिना लक्षण वाला है जी, तो ये भी जरूरी है कि हम ये भी कोशिश करें कि वो कहाँ से लेके आया है जी। तो जो ट्रेसिंग की जो आप बात कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड ट्रेसिंग और बैकवर्ड ट्रेसिंग दोनों होनी चाहिए जी। और अगर आप ट्रेसिंग कर सकते हैं तो उसमें बचाव जो है थोड़ा और सीरियसली करा जा सकता है, उसमें बचाव बड़े स्केल पे करा जा सकता है। जैसे आपने देखा कि अब कंटेनमेंट जोन्स बना रखे हैं जी। अब कंटेनमेंट जोन्स का मतलब ये है कि 5-7 केस उधर आ गए, 3 केस 5-10 केस, उसको कंटेन कर दिया क्योंकि वो टेस्टिंग से पता चला था और हमने बाकी सबको उसमें बचाने की कोशिश करी। तो ट्रेसिंग के लिए और ट्रैकिंग के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और टेस्टिंग का क्या हो गया है, टेस्टिंग के 2-3 चीजें बहुत अच्छी आ गई हैं। एक तो है कि हमारा टेस्टिंग के जो टेस्ट हैं उनका दायरा बढ़ गया है जी। पहले सिर्फ एक RT-PCR होता था जो कि शुरू में आता था, गले का स्वाब में करेंगे और इसमें जी। फिर अब एंटीजन टेस्टिंग आ गया। एंटीजन टेस्टिंग जो है, अगर वो RT-PCR 2 दिन में रिपोर्ट देता था तो आधे घंटे में रिपोर्ट देने लगा। और इसको जो है कंटेनमेंट जोन्स में बहुत इस्तेमाल करा गया, प्लस ये सस्ता भी है अगर आप कॉस्ट देखें। उसके साथ साथ कुछ टेस्ट हम लोग पहले टीबी के लिए इस्तेमाल करते थे, तो रैपिड टेस्टिंग दोनों के बीच में ही थे, वो जीन्स वाली टेस्ट होते हैं जिनको कि CBNet या ट्रू नेट करके आया था, जीन एक्सपर्ट भी बोलते हैं मशीन को जी। तो सब तरह के उसमें थे, लेकिन वो टेस्ट जो है वो दोनों के बीच में आते हैं, मतलब उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है और उसकी अच्छाई जो है वो RT-PCR के बराबर जी। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने बताई। यहाँ पे हम इस बारे में, टेस्टिंग के बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और आपकी आवाज इसमें विभिन्न आकाशवाणी के केंद्रों के द्वारा पूरे देश में सुनी जा रही है। इस समय हम रुक करेंगे उड़ीसा में पुरी का, जहाँ से वेदांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो वेदांत जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते, जय जगन्नाथ, पुरी से वेदांत बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार वेदांत जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने कल न्यूज देखी थी सर कि अमेरिका से 2-3 कंपनीज क्लेम कर रही हैं कि हमने जो है विकसित किया है वैक्सीन और उसको 94 से 95% पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और इधर भारत बायोटेक के चेयरमैन ने भी बोला है कि हमने चिकनगुनिया H1N1 वायरस का बहुत ही सफलतापूर्वक वैक्सीन जो है डेवलप किया था। तो इसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा हमको उम्मीद है। तो क्या हम ये माने कि साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी? नंबर 2 ये क्वेश्चन है कि इस वायरस के बारे में अब चाइना के वुहान से निकला, दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि क्या इस वायरस को मॉडिफाई करके लैब में स्प्रेड किया जा सकता है क्या? ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं, चाइना ने जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पहला सवाल तो उन्होंने जी वही पूछा है जो पूरा देश पूछना जानना चाहता है कि इसकी वैक्सीन कब आएगी। देखिए, वैक्सीन कई 100 कंपनियां 200 कंपनियां उसमें काम कर रही हैं और वैक्सीन तो तैयार हो गई है जी। लेकिन ये कि वो वैक्सीन सफलतापूर्वक दी जा सकती है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। वैक्सीन जब बन जाएगी, वो वैक्सीन हम उन लोगों को देंगे जो कि प्योर हेल्दी लोग हैं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं आने चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी है कि वो कारगर होनी चाहिए। अब कारगर के लिए जो है टेस्टिंग आराम से करते हैं, पहले देखते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं है, फिर देखते हैं कि इफेक्टिव है। तो इनका मानना बिल्कुल ठीक है कि अगले साल तक वो वैक्सीन आ जाएगी जी। और ये वैक्सीन आती भी रहती है। इन्होंने एक और जिक्र करा, H1N1 की जो वैक्सीन है जो बायोटेक की बात कर रहे थे, ये इन्फ्लुएंजा का एक वेरिएंट होता है। इन्फ्लुएंजा जो है जिसको हम फ्लू कहते हैं, वो कोविड की तरह ही है।
दोनों अलग अलग वायरस हैं, लेकिन फर्क ये है कि इन्फ्लुएंजा जो कि 100 साल पहले देखा गया था, उसकी वैक्सीन बड़ी कारगर है और उसका इलाज भी कारगर है, जिसके लिए कि हम अभी कोविड के उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसकी जो वैक्सीन है वो बड़ी कारगर है, बड़ी अच्छी वैक्सीन है, बट लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उसका जो इस्तेमाल है इतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, और उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा से लोग अभी भी मर रहे हैं। तो वह जो वैक्सीन उपलब्ध है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, खास तौर से बुजुर्ग लोगों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको फेफड़े की तकलीफ है या दिल की तकलीफ है या दमे की तकलीफ है या कैंसर की तकलीफ है, और या और कोई कमजोरी उनको आ रही है। और इतना भी होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी दी जाती है जिससे कि बच्चे का भी बचाव हो सके। तो ये एक वैक्सीन मैंने नाम लिया क्योंकि उन्होंने छेड़ी थी, और ऐसी वैक्सीन से बहुत फायदे हो सकते हैं। नंबर 2, वुहान से ये वायरस आया, ऐसा हो सकता है कि लैब में मॉडिफाई करके इसको दे दिया जाए। ये लैब का मॉडिफाइड वायरस किसी का फेंका हुआ नहीं है, ऐसा सबका मानना है जी। और किसी वायरस को आप चेंज करके ऐसे फेंक सकते हैं, इतना आसान नहीं है। ये कोई बम गोली की गोली की तरह से नहीं है कि एक बम फेंक दिया जी। आप देखिए, जो इसको फेंकेगा वो इसको भुगतेगा भी। आप जब ये महामारी बन गया है तो इसका कंट्रोल कहाँ तक जाएगा वो नहीं कह सकते। तो ऐसा किसी की इच्छा भी नहीं है और ऐसा भी सोचना भी मतलब किसी का नहीं है कि इसको हम लैब में मॉडिफाई करके फेंके, क्योंकि जब मॉडिफाई करते हैं किसी को नहीं मालूम होता कि कैसे वो मॉडिफाई। डॉक्टर नरेश, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब हम उड़ीसा के बाद रुख करेंगे दमोह मध्य प्रदेश का, जहां से रघुवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार, श्रोता बोल रहा सर। जी हेलो जी बताइए। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कितने प्रकार के होते और मास्क का एक दिन प्रयोग कर सकते हैं या फिर कितने दिन तक कर सकते हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के इंजेक्शन क्या है? जी और साहब, पहला सवाल तो सभी लोग पूछना चाहते हैं कि मास्क का प्रयोग हम कितने दिनों तक कर सकते हैं या किस, और एक्चुअल तरीका क्या है, किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा इन्होंने लक्षणों के बारे में पूछा है। जी देखिए रघुवीर जी, ऐसा है कि मास्क तो आप इस्तेमाल करें, और जैसा कि सब लोग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश से लेके कहीं मुंबई तक जो भी आप जगह आए, आप घर पे बना हुआ इस्तेमाल करिए, गमछा इस्तेमाल करिए। और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप अपने कपड़े रोज धोते हैं, उसको भी डिटर्जेंट में साबुन पानी में धो दीजिए, उसमें बिल्कुल सुखा लीजिए और वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक लेयर की बजाय 2 लेयर या 3 लेयर बनाएंगे तो और अच्छा होगा। ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी जगह कैसी है। अगर आपकी जगह ज्यादा तेज वाली है, जहाँ पे ज्यादा केसेज है, तो आप ज्यादा सतर्क रहें। जब आप पहनते हैं तो याद रखिए कि उसको पहनने के बाद उसके ऊपर जब आप कहीं जाते हैं तो वो वायरस को वो जब रोकता है, कोरोना वायरस को, तो उस पर चिपक जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि जब उसे पहने या उतारें उसके ऊपर हाथ लगाएं, या बीच में बार बार उस पर हाथ लगाएं, और वही हाथ या उंगलियां चेहरे पे, आंख पे, मुंह पे कहीं पे लगाएं, जिससे कि वो प्रवेश कर सके आपके शरीर में। ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आप ये उसको मिनिमम जो है छूइए, जितना कम से कम छू सकते हैं उतना छूइए, और जितना जरूरत पड़े उतना उसको पहन लीजिए, और जितना आप उसको धो सकते हैं उतना धो लीजिए। बट आमतौर से अगर आप ज्यादा जगह नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर ही हैं, कभी कभी जाते हैं, तो एक दिन आपका वो चल जाएगा। जहां तक लक्षण की बात है, पहले हमारा ये मानना था कि ये बुखार करता है, खांसी करता है, सांस करता है। उसके साथ में ये कमजोरी भी कर सकता है, मांसपेशी में दर्द कर सकता है, सिर में दर्द कर सकता है, गला खराब तो करता ही है, नाक भी कई बार भर जाती है। और इसके अलावा 2-3 चीज नई उभर के आई हैं कि जो सूंघने की शक्ति है या टेस्ट की जो हमारी क्षमता है, उसको भी ये खत्म कर देता है। मतलब आपको स्वाद में नजर आता और सूंघ के उसकी महक नहीं नजर आती। और पेट के भी कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें कि पेट गड़बड़ा सकता है, उल्टी दस्त लग जाए। तो ऐसे लक्षण कम कम देखे जाते हैं। इसके अलावा जो है दिमागी लक्षण के भी देखे गए हैं और दिल के लक्षण भी देखे गए हैं। मोटे तौर पे बुखार, खांसी, गला खराब
और सांस की तकलीफ और कमजोरी, ये लक्षण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जी डॉक्टर नरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि जो 3-4 महीनों में इस वायरस ने अपना स्वरूप बदला है, लक्षण धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है कि जो नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं, तो इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो ये लक्षण बदले जा रहे हैं उसका कोई ऐसा कारण नहीं कि ये वो नई चीजें पैदा कर रहा है जी। ये लक्षण जब शुरू में वुहान में हुआ था तब भी देखे गए थे, लेकिन साइंस में ये पक्का करना होता है कि ये जो लक्षण है वो इसी की वजह से है, किसी और वजह से है जी। अब जब हमारे यहाँ 1 करोड़ व्यक्ति ग्रस्त हो चुके हैं तो ये पक्का हो गया है कि जैसे आपने उसकी बात करी कि सूंघने की क्षमता है जी, या टेस्ट करने की क्षमता है, ये पहले भी देखे गए थे, लेकिन अब ये देखा गया, कंसिस्टेंटली देखा गया है तो उसको लिस्ट में जोड़ दिया गया। पेट की तकलीफ के होते हैं, डायरिया हो जाता है, पेट गड़बड़ा जाता है, ये छोटे बच्चों में देखा गया था, लेकिन अब देखा है कि उनके टेस्ट भी करते हैं तो उसके पखाने में भी वो वायरस मिल जाता है। तो ये लक्षण की एक तरह से पुख्ता करने के लिए पुष्टि करनी जरूरी होती है और उसके लिए हमें नंबर ज्यादा चाहिए। जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे लक्षण पक्के होते जाते हैं। बिल्कुल। और इस बीच जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आपके कोरोना से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNJP अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। और डॉक्टर साहब, अब हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में जौनपुर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं राजधर मिश्रा जी। जी, राजधर जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, हम जो चर्चा कर रहे थे, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो बैठक हुई है स्वास्थ्य विभाग की और गृह मंत्री जी की, उसमें टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। तो टेलीमेडिसिन कोरोना में किस तरीके से बढ़ सकती है? जी, और इस बीच कुछ हमारा जो संपर्क है वो डॉक्टर साहब से अभी दोबारा होगा। और यहाँ पे आपको ये बता दें कि कोरोना के इस दौर में जो टेलीमेडिसिन है, यहाँ पे आज गृह मंत्री ने लोगों से अपील की है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रोगियों को विशेषज्ञ की सलाह प्रदान करने के लिए एम्स टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सुविधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा टेली वीडियोग्राफी, वो भी आज के कोरोना के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जरिए भी एम्स से दिशा निर्देश वो प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा जो टेस्ट की बात है, तो आज की इस बैठक में टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाने के ऊपर जोर दिया गया। और इसके अलावा जो रैपिड एंटीजन किट है, ये इसके जरिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस बीच डॉक्टर साहब दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो डॉक्टर नरेश, हम बात कर रहे थे टेलीमेडिसिन के बारे में और ये जानना चाह रहे थे कि आज की, जैसा कि गृह मंत्री जी ने जो बैठक की है उसमें भी टेलीमेडिसिन के ऊपर काफी जोर दिया है। कोरोना के दौर में टेलीमेडिसिन कितनी कारगर है? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें टेलीमेडिसिन का एक स्पेशल रोल है। उसके 2 कारण है। एक तो एक इतने जगह, इतना नंबर है, इतनी तादाद है कि टेलीमेडिसिन जो है बहुत कम समय में बिना किसी को आए जाए आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा, टेलीमेडिसिन इसमें इसलिए भी कारगर है कि 80% लोगों को कोई बहुत ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। जी, आधे तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, सिम्टम नहीं होते 40% में, और 80% में हल्के या मॉडरेट सिम्टम होते हैं जो टेलीमेडिसिन में बहुत कारगर हो सकते हैं। तीसरा, मरीज को अपनी जगह छोड़नी नहीं पड़ती है, जहां पे है वहीं पे टेलीमेडिसिन उसको मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब मरीज कहीं पे नहीं आएगा तो जो उसका एक्सपोजर या ट्रांसमिशन का रिस्क है दूसरों को फैलाने का, संक्रमण का, वो और भी कम हो जाएगा। और इसमें ऐसी चीज नहीं होती है जिसमें, देखिए जैसे सर्जरी, आप सर्जरी टेलीमेडिसिन से नहीं कर सकते जी, वो इसमें जरूरत ही नहीं है। तो कोविड में टेलीमेडिसिन का बड़ा अहम रोल है और उसको पूरी तरह से करना चाहिए इस्तेमाल। उसमें जो मरीज है वो भी कर सकता है, और दूर दराज में अगर कोई डॉक्टर है जिसको कितनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, कोविड के मैनेजमेंट के बारे में, वो भी टेलीमेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। और तो ये बड़ी अच्छी चीज है जो कि दोनों के लिए अच्छी है, डॉक्टर के लिए भी, मरीज के लिए भी और समाज के लिए भी।
डॉक्टर नरेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हमने रुख किया और अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश में मंडी का, जहां से हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़ चुके हैं। हेलो नागेंद्र जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर मैं ये डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, ये जो हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर हमारी जो लोअर बेल्ट है, जो मध्य हिमाचल जिसको कह सकते हैं, तो जब ऊपर के पहाड़ों की हवा चलती है तो बर्फानी हवा, तो वहां से ठंडी हवा चलने की वजह से, लहर चलने की वजह से 10 डिग्री टेम्परेचर, और जब सूरज चमकता है दिन को तो 30 डिग्री टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है सर, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, जिसको चक्कर ही पूरा बदल गया हमारा मध्य हिमाचल का जी। तो इसकी वजह से जो एक दहशत और खांसी जुकाम बुखार और ये फ्लू फ्लंजा तो होता ही था, लेकिन इस बार साथ में ये एक दहशत वाला एक माहौल और आ गया जी। तो इससे बचने का हमें, और ये जो जीनोम स्ट्रक्चर जो इसका बदल रहा है बार बार, उससे भी एक बहुत बड़ी परेशानी। और क्या इसमें होम क्वारंटीन जो हम घर में कैसे इसका बुजुर्गों को बचाएं जी? देखिए, ये आप ठीक कह रहे हैं, और ये एक ऐसा मौसम होता है, ये जो बदलता मौसम होता है, जिसमें कोरोना वायरस के अलावा दूसरे इन्फेक्शंस भी आते हैं। और ये देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस हो या 30 डिग्री सेल्सियस हो, कोविड दोनों में आता है। अब बचाव की आपने बड़ी अच्छी बात करी है, और बचाव में ये है कि जो सरकार कहती है, अगर आप उसको मानेंगे तो बचाव होगा। अब हमारी विडंबना ये है कि लोग जो है वो सब उसको न फॉलो करते हैं या मानते हैं जो कि सरकार कह रही है। अगर वो पूरी तरह से मानेंगे, पूरी तरह फायदा, आधी तरह मानेंगे, आधी तरह। मतलब आप जो है पहले जगह पे ज्यादा इधर उधर ना घूमें, खास तौर से जो क्राउडेड, क्लोज और ये नॉन वेंटिलेटेड जो ऐसी जगह है जहाँ पे कि उसमें हवा नहीं जा रही है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, लोग इतने पास बैठे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। जैसे कि शादियों का मंडप बना दिया, पार्टियों का मंडप बना दिया, सेलिब्रेशन बना दिया, शॉपिंग की जो दुकानें या मॉल होती है वो बना दिया, खाने की जगह हो गई, ऐसे ही जो है आप उसमें शेल्टर बना दिए, क्लस्टर। ये जितनी जो क्राउडेड जगह है ना, उनसे आप सब बच के रहें। दूसरा, आप कम से कम निकले। तीसरा, जब निकलें तो बिना मास्क के ना निकलें। चौथा, सफाई रखें, साबुन पानी से हाथ धोएं, जरूरत पड़े तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। और अगर आप बचाव करेंगे आपको बहुत फायदा होगा, और ये बुजुर्गों को भी फायदा होगा। बुजुर्गों के लिए मैं एक बात और भी कहता हूं, अब 4 महीने हमारे यहाँ गुजर गए हैं इसके, बुजुर्गों को वैसे भी इन्फेक्शन का रिस्क अगर रहता है, और जैसा कि अभी हमने एक और पहले सवाल में बोला था जी, आप वैक्सीन लगा सकते हैं, उनको दवाई जो बराबर चाहिए वो दे सकते हैं, और वो उनका ठीक खान पान ध्यान रखिए, तो ये ठीक ठाक रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें डॉक्टर साहब आपने हमें बताई, लेकिन समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, माय प्लेजर। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। इस घर में फूल जैसे फरिश्ते भी आएंगे। स्कूल जब खुलेंगे तो बच्चे भी आएंगे। खुशबू बता रही है ये सूखी जमीन की, इस दश्तहीन में सब्ज इलाके भी आएंगे। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।